जब से तुम पाकिस्तान आए हो अपनी शक्ल दिखाना भी मुनासिब नहीं समझा। मुझे तो लग रहा था कि तुम खुद हमें मिलने आओगे, लेकिन ये काम भी आखिर में मुझे ही करना पड़ा। तुमसे तो इस चीज की उम्मीद रखना ही फजूल है। असद ने घर में कदम रखते ही बोलना शुरू कर दिया था और उसे इस तरह से मुसलसल बोलता देख शेर अली ने अपने कानों पर हाथ रखे रही और किचन की तरफ चला गया। दोस्त इस तरह से भी बदल जाते हैं, आज तक सुना था लेकिन आज देख भी लिया। पूरे 1 साल बाद मुलाकात हो रही है, बजाय इसके कि तुम जोशो खरोश से मेरे गले मिलो, मेरी आवाज सुनते ही तुमने कानों पर हाथ रख लिए। बस बस, बहुत ये ड्रामेबाजियां बंद कर दो। कौन सी 1 साल की बात कर रहे हो? अभी पिछले महीने तो तुम वहां मुझसे मिलने के लिए आए थे, और एक ही महीने में मैं तुमसे इतना उदास नहीं हुआ कि तुम्हारे आते ही लड़कियों की तरह तुम्हारे गले लगकर रोना शुरू कर दो। शेर अली ने पलटकर उसकी तरफ देखकर जवाब दिया था और दोबारा से अपनी कॉफी बनाने लगा था। मैं लड़की होता तो शायद तुम भाग कर गले लगा ही लेते। वैसे आपस की बात है, कोई मिली है या फिर अमेरिका से अकेले ही वापस आए हो? असद किचन में रखी डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर कुर्सी निकाल कर बैठ गया था। तुम अच्छी तरह जानते हो कि किसी लड़की का मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं है। मैं इस तरह के फजूल झंझट नहीं पालता। ये काम तुम्हें ही मुबारक हो। अच्छा, अब अगर तुम्हारे तंज हो गए हो तो एक कप कॉफी मेरे लिए भी बना लो। तुम खुद तो पूछोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें तो घर आए मेहमान की कोई कदर ही नहीं है। मैं तुम्हारा मुलाजिम नहीं कि तुम्हारे लिए कॉफी बना। उठो यहाँ से और खुद अपने लिए बना लो। शेर अली ने अपनी कॉफी का मग उठाया था और किचन से बाहर निकल आया। जिंदगी में एक दोस्त मिला है, वो भी ऐसा जिसको मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं है। मेरे जैसे दोस्त ढूंढने से भी नहीं मिलते। कदर किया करो मेरी। असद वहां से उठकर अपने लिए कॉफी बनाने लगा था और इसके साथ साथ ऊंची आवाज में शेर को सुना रहा था। शेर अली भी अपना मग हाथ में पकड़े हॉल में आकर टीवी ऑन करके बैठ गया था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। असद से उसकी बचपन की दोस्ती थी और वो दोनों जब भी मिलते थे इसी तरह एक दूसरे से लड़ते झगड़ते ही रहते थे। यही तो उनकी मोहब्बत थी। आज रात का तुम्हारा क्या प्लान है? मैंने तुम्हें फोन पर बताया था। तुम जानते हो, मुझे इस किस्म की पार्टीज अटेंड करना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मेरा कहीं जाने का कोई मूड नहीं है। ये क्या बात हुई शेर? सारे अरेंजमेंट्स तुम्हारे लिए तो किए हैं, तुम्हारे वापस आने की खुशी में ये पार्टी रखी है, और तुम ही आने से इनकार कर रहे हो। तुम्हें पता है, आरजू ने मुझे यहाँ भेजा है तुम्हें राजी करने के लिए। अब अगर तुम मेरी बात भी नहीं मानोगे तो सबके सामने मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। और कुछ ना सही तो बचपन की दोस्ती का ही थोड़ा लिहाज रख लो। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, तुम मेरे दोस्त हो या फिर उसके? ये कोई पूछने की बात है यार? जाहिर सी बात है तुम्हारा दोस्त हो। अच्छा छोड़ो इन सारी बातों को, सिर्फ कुछ देर की बात है, थोड़ी देर के लिए आ जाना। आरजू का दिल ही रख लो यार, उसने इतने दिल से तुम्हारे लिए सारे अरेंजमेंट्स किए हैं। असद, मुझे लड़कियों का इस तरह से ज्यादा फ्री होना बिल्कुल पसंद नहीं है, और आरजू से तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो। तुम ये भी जानते हो कि ये वो सब कुछ किस मकसद के लिए कर रही है, फिर भी तुम मुझे वहां आने के लिए कह रहे हो। हाँ यार, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो ये सब क्यों कर रही है। तुमसे मोहब्बत करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भी बदले में उससे मोहब्बत करो, लेकिन कम अज कम उसकी मोहब्बत का थोड़ा सा मान रख लेना। और वैसे भी कुछ ना सही तो वो हमारी दोस्त तो है ना, दोस्ती के नाते ही सही उसका दिल रख लो। असद की बात सुनकर शेर अली चुप हो गया था। आरजू यूनिवर्सिटी के टाइम से ही उसे पसंद करती थी, और ये बात उनके ग्रुप के सब लोग ही जानते थे, लेकिन शेर अली को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वजह शायद ये थी कि वो हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती थी, और शेर को ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसका हद से ज्यादा मॉडर्न स्टाइल शेर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो सिर्फ एक दोस्त की तरह ही उसे ट्रीट करता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ आरजूस की मोहब्बत में और ज्यादा जुनूनी होती जा रही थी। यही वजह थी कि शेर अब उससे कम मिलता था। शेर अपने किसी काम की वजह से अमेरिका चला गया था। 1 साल वो वहीं रहा था और अब 1 साल बाद वापस आया था। आरजू को जब उसके वापस आने की खबर मिली तो उसने उसके आने की खुशी में पार्टी रखी थी। शेर का उसकी पार्टी में जाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसे ऐसी पार्टीज में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आरजू भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए उसने असद को उसे राजी करने के लिए भेजा था। असद शेर अली का बचपन का दोस्त था। उन दोनों की दोस्ती इस कदर गहरी थी कि वो कभी एक दूसरे की किसी बात से इनकार नहीं करते थे। तुम सारे पैंतरे आजमा लो,
मैं तुम्हें तुम्हारी बात से इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आने की, लेकिन मैं वादा नहीं कर रहा। यार शेर, की क्या बात हुई यार? थोड़ी देर के लिए ही ना, प्लीज तुम समझो। असद को मैं उस लड़की से क्यों दूर रहता हूँ? मैं नहीं चाहता कि वो मजीद किसी खुशफहमी में रहे, इसलिए अच्छा है कि मैं उससे दूर रहूं। उसका हद से ज्यादा जुनूनी अंदाज मुझे बेहद बुरा लगता है। अच्छा ठीक है, बस आज शाम को थोड़ी देर के लिए आ जाना। उसके बाद आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें दोबारा कभी इस चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। इसीलिए प्लीज अपने सारे दोस्तों को इनवाइट किया है। इस तरह से उसे एम्बैरसमेंट फील होगी, बस इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ। और वो कौन सा वहां जबरदस्ती तुमसे शादी कर लेगी जो तुम इस तरह से भाग रहे हो? असद ने जानबूझकर ये बात कही थी। वो शेर का रिएक्शन देखना चाहता था। तुम्हें लगता है शेर अली के साथ कोई जबरदस्ती कर सकता है? कोई जबरदस्ती उसकी जिंदगी में शामिल हो सकता है? ना भाई, कोई जबरदस्ती तुम्हारे घर में दाखिल नहीं हो सकता। जिंदगी तो बहुत दूर की बात है। असद की बात सुनकर शेर अली ने गुस्से से उसकी तरफ देखा था। अच्छा, मैं चलता हूँ, रात को मुलाकात होगी, याद से आ जाना। असद ने अपनी कॉफी खत्म की थी, अपनी गाड़ी की चाबी लेकर उठा और घर से बाहर निकल गया। पीछे शेर अली ने अपनी कॉफी का मग उठाया था और किचन की जाने चला गया। आईने के सामने वो बिल्कुल तैयार खड़ा था। एक नजर उसने अपनी तैयारी देखी। वो बेहद हैंडसम था और इस बात में कोई शक नहीं था। किसी भी पार्टी में जाना था तो सारी लड़कियों का तवज्जो का मरकज सिर्फ वही होता था। यही वजह थी कि उससे कहीं पर भी ज्यादा जाना उसे पसंद नहीं था। तुमसे तो मैं बातें निपटूंगा, अच्छी मुसीबत डाल दिया है मुझे। शेरली अपनी तैयारी मुकम्मल करने के साथ असद को भी बातें सुना रहा था, जिसकी वजह से उसे जाना पड़ रहा था। उसे अपनी गाड़ी की चाबी उठाई थी और कमरे से बाहर निकल गया। आपको खुदा का वास्ता है, मेरे साथ ये जुल्म मत करे, कुछ तो खुदा का खौफ करे। मैं आपके मरहूम भाई की बेटी हूँ। मुनाहिल रोते हुए हाथ जोड़कर उन जालिमों से रहम की भीख मांग रही थी, जिनके दिल पत्थर हो गए थे। उनके दिल में जरा भी रहम बाकी ना था। ये ड्रामे किसी और के सामने करना लड़की, हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। तुम्हें क्या लगता है ये मासूमियत का ड्रामा हमारे सामने करोगी तो हमारा इरादा बदल जाएगा? इतने सालों से तुम्हारा बोझ उठाया हुआ है, अब मजीद हम में हिम्मत नहीं है इस बोझ को उठाने की। फैसला तो हो चुका है, अब तुम अपनी मर्जी से मान जाओगी तो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। आप कैसे कर सकती हैं मेरे साथ ऐसा? आपकी तो अपनी भी एक बेटी है ना। खबरदार, अगर मेरी बेटी का नाम भी अपने मुंह से लिया तुमने, और इसमें जमीन आसमान का फर्क है तुम में और उसमें। वो मेरी बेटी है और तुम एक ऐसा बोझ जो सारी जिंदगी हमने उठाया है। और अब बस बीबी, हमारी जान छोड़ो। तायम्मी प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करे। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी, आपके घर का सारा काम भी करूंगी, लेकिन मेरे साथ ये ज्यादती मत करे। नाहिल उनके पाँव में गिरकर उनकी मिन्नत समाजत करने लगी थी, लेकिन उस पत्थर दिल औरत पर कहाँ असर होने वाला था। वो उसे पाँव से ठोकर मारकर आगे गुजर गई। नगीना, ले जाओ इसे और उसके कमरे में बंद कर दो। आज का दिन तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। जानती हो ना ये हमारे लिए कितनी कीमती है। रात से पहले से कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये जाने और इसका मालिक। रिफत बेगम हंसते हुए वहां से चली गई थी। पीछे मिनाहिल की सिसकियां थी। वो बेबस थी, कुछ नहीं कर सकती थी। चलो उठो, बहुत हो गया, अब और कोई तमाशा मत लगाना। लगीना ने बाजू से पकड़कर खींचकर उसे खड़ा किया था। लगीना, तुम तो मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज मेरी मदद करो। मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें भी यही समझाऊंगी कि बड़ी बेगम साहिबा जो कह रही हैं खामोशी से उनकी बात मान लो, वरना ये लोग जबरदस्ती अपनी बात मनवा लेंगे। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। क्यों तुम रोकर मिन्नत समाजत कर कर खुद को हलकान कर रही हो? जानती हो इन सब का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे आंसुओं का यहाँ पर किसी पर कोई असर नहीं होने वाला। लगीना बाजू से पकड़कर उसे उसके कमरे में वापस ले जाने लगी। एक बार मेरी बात तो सुन लो लगीना, तुम तो मेरे साथ ऐसा मत करो। कोई तो रास्ता होगा, प्लीज तुम मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से जाने दो। लगीना तो ऐसे थी जैसे उसके कानों ने नाहिल की आवाज सुनी ही नहीं थी। उसने जबरदस्ती उसे कमरे में धक्का दिया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। पार्टी अपने अरूज पर थी। सब लोग एक दूसरे के साथ डांस करने में और कोई बातें करने में मसरूफ था। शेर, तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। चलो आओ ना, हम दोनों डांस करते हैं। तुम्हें पता है, जब इन सबको ये पता चला
कि मैंने ये पार्टी तुम्हारे आने की खुशी में रखी है और तुम इसमें शिरकत कर रहे हो, तो इन सब लड़कियों के चेहरे देखने वाले थे। उफ, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। अब अगर हम दोनों डांस करेंगे तो इसके बाद तुम देखना कि इनकी क्या हालत होती है। शेर सबसे मिलकर एक तरफ बैठ गया था। उसे कभी भी इस किस्म की पार्टीज पसंद नहीं थी। असद के मजबूर करने पर वो यहाँ आया था। जब थोड़ी देर बाद ही आरजू उसे ढूंढती हुई यहाँ आन पहुंची। उसकी ड्रेसिंग देखकर ही शेर अली को उस पर गुस्सा आया था, लेकिन वो ये सोचकर चुप हो जाता था कि इसका अपना मामला है, वो उसकी कुछ नहीं रखती, इसलिए उसे कुछ भी कहने का या रोकने का उसका कोई हक नहीं बनता। तुम जानती हो आरजू, मुझे ये सब पसंद नहीं है और तुम्हें भी ये सब कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। अच्छा छोड़ो, अब नाराज तो मत हो। अब अगर तुम मेरी खुशी के लिए आ गए हो तो थोड़ा सा और डांस करने में क्या हर्ज है। वैसे भी हमने दोनों ने अगर पूरी जिंदगी एक साथ गुजारनी है, एक दूसरे की इतनी बातें तो मान ही लेनी चाहिए ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो इस किस्म की बहकी बहकी बातें कर रही हो। असद के कहने पर मैं यहाँ आ तो गया हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी कर लूंगा। शेर ने गुस्से से अपना कोट और अपनी गाड़ी की चाबी उठाई थी और मजीद 1 मिनट भी वो यहाँ रुकने का इरादा नहीं रखता था, वरना ये लड़की इसका दिमाग मजीद खराब कर देती। शेर, तुम इस तरह मुझे इनकार करके नहीं जा सकते। आरजू, मैंने तुम्हें कहा कि मेरे रास्ते से हटो। आखिर मुझ में क्या कमी है? तुम क्यों हर बार मेरी मोहब्बत की तौहीन करते हो? मैं कितने सालों से तुमसे मोहब्बत कर रही हूँ, तुमने कभी मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया। तुम जानते हो, मेरे सर्कल के सारे लड़के मेरे पीछे पागल हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को पलट कर नहीं देखा। तुम्हारे सिवा मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में किसी और की जगह नहीं हो सकती। आरजू ने आगे बढ़कर उसकी शर्ट को अपनी दोनों हाथों में थाम लिया था। ये क्या हरकत है आरजू? मैं तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। अब ये इस किस्म की फजूल हरकतें करना बंद कर दो। हटो मेरे रास्ते से। शेर अली ने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपनी शर्ट से हटाए थे और निर्धूत फेंका था। उसके साथ ही उसने आरजू को गुस्से से एक तरफ किया और वहां से जाने लगा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। तुम मेरे हो, हमेशा से मेरे थे और मेरे ही रहोगे। अपनी मोहब्बत में तुम्हें हासिल करके दिखाऊंगी। तुम मुझे इस तरह से इनकार नहीं कर सकते, तुम्हें हाँ करनी पड़ेगी। शेर अली ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो पीछे जाने क्या कुछ बोलती रही, लेकिन वो वहां से बाहर निकल आया था। उसकी बातों ने शेर अली का दिमाग इस कदर घुमा दिया था कि उससे अपना गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। अजीब पागल लड़की है, दिमाग खराब कर दिया है। मेरा आज के बाद जो दोस्ती थी वो भी खत्म हो गई। शेर ने गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की थी और इस फुल स्पीड में गाड़ी चलाने लगा, क्योंकि रात का वक्त था। रोड बिल्कुल खाली था। वो बस जल्द अज जल्द अपने घर वापस जाना चाहता था, ताकि वहां जाकर सुकून से सो सके। मैं किसी को भी अपनी इज्जत का सौदा नहीं करने दूंगी। हाँ, मुझे कुछ करना होगा, मैं इस तरह से हार नहीं मान सकती। दोपहर से नाहिल कमरे में बंद थी। रात हो गई थी, घर में भी शायद सब सो चुके थे। उसकी किस्मत अच्छी थी कि कमरे की खिड़की खुली हुई थी और ये उसके पास खुद को बचाने का एक आखिरी रास्ता था, वरना सुबह का सूरज उससे सब कुछ छीन लेता। जैसे तैसे करके खिड़की के जरिए वो घर से बाहर तो आ गई थी, लेकिन इतनी रात को जाती कहाँ। बस खामोशी से चलती जा रही थी। हर तरफ अंधेरा था। अरे मैडम, कहाँ जा रही है इतनी रात को, वो भी अकेली? कहीं तो हम छोड़ देते हैं, बल्कि एक काम करते हैं, आज की रात हम हमारे साथ गुजार ले। मुनाहिल तेज तेज कदमों से चल रही थी जब एक जगह पर बाइक पर 2 लड़के उसे नजर आए। उन लड़कों ने भी मुनाहिल को देख लिया था और अब उसके करीब आकर उसे तंग करने लगे थे। एक लड़के ने आगे बढ़कर उसका दुपट्टा खींचा जो उसके सर से उतर गया था। अरे अरे, कहाँ जा रही हो, बात तो सुनो, थोड़ा सा वक्त हमें भी दे दो, उसके बाद तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देंगे। दूर रहो मुझसे। ऐसे कैसे दूर रहे? इतनी खूबसूरत लड़की मिल जाए और कोई उसे जाने दे, ये तो कोई पागल ही होगा। दोनों लड़के हंसने लगे थे जब एक ने बाइक से नीचे उतरकर नाहिल का हाथ पकड़ा। घटिया इंसान, छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? अभी तुमने मेरी हिम्मत देखी कहाँ है लड़की? हिम्मत तो बहुत कुछ करने की है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि मुझ में कितनी हिम्मत है। नाहिल ने उस लड़के के हाथ पर सख्ती से अपने दांत काट दिए थे जब उसने चिल्लाते हुए उसका बाजू छोड़ा।
बाजू छोड़ते ही नाहिल ने भागना शुरू कर दिया था। वो लड़कियों की नीयत को समझ चुकी थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए तो वो घर छोड़कर भाग आई थी। अरे पकड़ो इसको, ऐसे तो हम भी नहीं जाने देंगे ना इसे। दोनों लड़के उसके पीछे ही भाग रहे थे और वो खुद को उन दरिंदों से बचाने के लिए बस भागे ही चली जा रही थी। दुपट्टा रास्ते में कहीं गिर गया था, बाल बिखर गए थे। नाहिल पीछे देखती हुई भाग रही थी, कहीं वो लड़के पीछे तो नहीं आ रहे। जब रोड पर सामने से आती तेज रफ्तार गाड़ी से टकराकर वो बुरी तरह नीचे गिरी थी। लड़के दूर से ही देखकर भाग गए थे, क्योंकि जिस कदर खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था वो लड़के समझ गए थे कि अब वो लड़की शायद जिंदा ना रही हो और अब उसके पीछे जाकर खुद किसी मुसीबत में वो फंसना नहीं चाहते थे। ओह शिट! शेर अली फौरन अपनी गाड़ी से बाहर निकला। अभी थोड़ी देर पहले तो दूर दूर तक रोड पर कोई नहीं था, इसलिए तो वो गाड़ी इतनी तेज रफ्तारी में चला रहा था। जब अचानक से एक लड़की गाड़ी से आकर टकरा गई। जब उसने गाड़ी से बाहर निकल कर देखा तो थोड़ा दूर एक लड़की गिरी पड़ी थी। उसके सर से काफी खून बह रहा था। उसका सर रोड की साइड पर बनी फुटपाथ पर जाकर लगा था। शेर ने आसपास देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं था। रात की इस वक्त की लड़की अकेली यहाँ पर क्या कर रही थी, इसे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। जल्दी से आगे बढ़कर उसने लड़की को उठाया और अपनी गाड़ी में डाला और गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ ले गया। यार ये मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। पहले वो आरजू और अब ये लड़की, पता नहीं कौन है। आज का दिन ही मेरे लिए खराब है। मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था। ना मैं उसके बुलाने पर जाता और ना ही ये सब कुछ होता। अब अगर इस लड़की को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। हॉस्पिटल में पहुंचकर एक लम्हे के लिए वो सुकून से नहीं बैठा था। डॉक्टर ने फौरन ही शेर अली के कहने पर उस लड़की का इलाज शुरू कर दिया था। पूरी रात उसने वहीं बैठकर गुजार दी थी। जब सुबह के करीब डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर कैसी है वो लड़की, वो ठीक तो है ना? देखिए शेर अली, मैं आपसे कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। उसके लड़की के सर पर काफी गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। आपको बहुत तामुल से ये सब कुछ हैंडल करना होगा। डॉक्टर कहकर चला गया था, लेकिन डॉक्टर की ये बात सुनकर शेर अली झंझला गया था। अब क्या करूं? उस लड़की को कुछ भी नहीं याद होगा। मैं इसे इसके कैसे घर को घर तक कैसे पहुंचाऊंगा? या खुदा, ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है? इससे अच्छा था कि मैं वापस ही ना आता। अब इस लड़की को अकेला भी नहीं छोड़ सकता। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखता हूँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। शेर अली ने खुद को रिलैक्स किया और कमरे में दाखिल हुआ, जहां पर वो मासूम सी खूबसूरत सी लड़की बेड पर लेटी छत को देख रही थी। उसके सर पर पट्टी लगी हुई थी। रात को तो उसे ठीक से देख भी नहीं पाया था, लेकिन अब उस लड़की को देखकर शेर को अंदाजा हो गया था कि वो लड़की 18-19 साल की कम उम्र लड़की है। दरवाजे पर दस्तक की वजह से विनाहिल ने फौरन दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ सामने ही शेर अली खड़ा उसे देख रहा था। उस लड़की ने अपनी नीली आंखों से उसकी तरफ देखा, जबकि शेर अली ने बस उसे देख कर रह गया था कि कोई इस कदर खूबसूरत और मासूम भी हो सकता है। हबी, आप आ गए। मैं आपका वेट कर रही थी। मुझे क्या हुआ है? वो कम उम्र लड़की बड़े हक से उसे अपना शौहर बता रही थी, जबकि उसकी ये बात सुनकर शेर अली के कदम वहीं रुक गए। व्हाट व्हाट हबी, आप वहां क्यों खड़े हैं? यहाँ मेरे पास आकर बैठे ना। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? आपको बिल्कुल भी मेरी फिक्र नहीं है। नाहिल ने अफसरदगी से अपना चेहरा झुका लिया। शेर अली को उसकी उदासी अच्छी नहीं लगी। जब भी वो खामोशी से चलता हुआ उसके करीब आया और बेड पर उसके पास आकर बैठ गया। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? कहीं कोई दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं अभी, अब आप आ गए हैं ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहते हुए मिनाहिल उसके सीने से लग गई थी। शेर तो उस लड़की को देखकर ही हैरान था। वो तो सब कुछ भूल चुकी थी, तो फिर उसे हबी क्यों बोल रही थी? क्या इसकी शादी हुई थी? लेकिन एज के हिसाब से तो बहुत छोटी लग रही है। शेर को वो कहीं से भी शादीशुदा तो नहीं लग रही थी। शेर ने फिर से नरमी से उसके सर पर हाथ रखा था। तुम्हें किसने बताया कि मैं तुम्हारा हबी हूँ? वो जो यहाँ डॉक्टर आई थी ना, उसने मुझे बताया था कि आप मेरे हबी हैं और रात से बाहर बैठकर मेरे ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मुझे बताया ना मुझे क्या हुआ था और ये चोट कैसे लगी? और आप कहाँ थे जब मुझे इतनी ज्यादा चोट लग गई? आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? और हमारा घर कहाँ है? हम घर कब जाएंगे?
शेर अली को समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़की को क्या कहे। डॉक्टर ने भी यही कहा था कि उसे अभी कुछ भी याद दिलाने की कोशिश ना की जाए, इसीलिए वो खामोश था। बताए ना अभी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम सीढ़ियों से गिर गई थी, इसीलिए चोट लगी है। मुझे मैं घर पर नहीं था, ऑफिस गया हुआ था, इसलिए तुम्हें चोट लगने से बचा नहीं पाया। थोड़ी देर में घर चले जाएंगे, अब खामोशी से लेट जाओ और आराम करो। मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ डॉक्टर से बात करके। डी, आप मेरे पास बैठ जाए ना, मुझे छोड़कर नहीं जाए। देखिए, लिटिल प्रिंसेस में अभी वापस आ जाऊंगा, घर जाना है ना, इसलिए डॉक्टर से बात करके आता हूँ, फिर मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊंगा, ठीक है? अब खामोशी से लेट जाओ। शेर अली ने बड़ी मुश्किल से उस लड़की को समझाकर दोबारा वापस लिटा दिया था। हबी, क्या मेरा नाम प्रिंसेस है? अभी आपने मुझे प्रिंसेस बोला। हाँ, तुम्हारा नाम प्रिंसेस है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेर है। वाह, कितना प्यारा नाम है आपका, बिल्कुल आपकी तरह। मिनाहिल ने उसके चेहरे पर हाथ रख के मोहब्बत से कहा था। शेर ने फौरन उसके हाथ पीछे किए और वहां से उठ गया। वो लड़की तो सब कूल भूल भूल चुकी थी, लेकिन वो तो सब कुछ जानता था ना। उसे अपना शौहर समझ रही थी, लेकिन वो तो सच जानता था, उसका शौहर नहीं था। और फौरन कमरे से बाहर निकल आया। उसका रूप डॉक्टर के केबिन की तरफ था। डॉक्टर, ये कब तक ठीक होंगी? देखिए शेर अली, इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अभी फिलहाल आप इन्हें कुछ भी याद कराने की कोशिश न करें। ये उनकी सेहत के लिए ठीक है, क्योंकि अगर इन्हें कुछ भी याद करने की कोशिश करेंगे और अपने जहन पे ये जोर देंगी, तो कुछ भी हो सकता है। अभी फिलहाल वो जिस तरह भी है, आप उन्हें वैसे ही रहने दें, नरमी से और प्यार से ट्रीट करें, वक्त पर मेडिसिन दें, आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं कि क्या होता है। डॉक्टर की बातों ने उसे परेशान कर दिया था। छुट्टी मिल चुकी थी, अब वो इस लड़की को अकेला तो छोड़ नहीं सकता था, इसीलिए उसे साथ ले जाने का फैसला किया। चलो प्रिंसेस, छुट्टी हो गई है, अब हम घर चलते हैं। वापस कमरे में आते शेर अली ने मुनाहिल को अपने साथ चलने का कहा। हबी, मैं कैसे जाऊंगी, आप मुझे उठा लेना। उसकी बात सुनकर शेर अली के चेहरे को हैरत का झटका लगा, लेकिन उसमें इस लड़की की भी गलती नहीं थी। वो तो इसे अपना शौहर समझ रही थी। शेर ने आगे बढ़कर एहतियात से उसे अपनी गोद में उठा लिया था और लाकर अपनी गाड़ी में बिठाया। हबी, ये आपकी गाड़ी है? हाँ। वाह, कितनी प्यारी है हबी। क्या हम लोग अमीर हैं? हाँ। सच में? फिर तो हमारा घर भी बड़ा होगा, कितना मजा आएगा। मैं घोड़े से घर में रहूंगी। हबी, हमारी शादी कब हुई थी? शेर अली के पास नाहिल के किसी सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। प्रिंसेस, हम घर जा रहे हैं ना, घर जाकर आराम से सारी बातें करेंगे और फिर मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, ठीक है? जी ठीक है। नाहिल उसकी बात मानकर खामोशी से दूसरी तरफ चेहरा किए सीट से टेक लगाकर बैठ के गई थी। अभी ये हमारा घर है? ये कितना बड़ा और खूबसूरत है। हाँ, ये हमारा घर है, हम दोनों का। गाड़ी से निकलकर नाहिल के कहने पर ही शेर अली ने उसे दोबारा से अपनी बाजू में उठा लिया था और घर के अंदर ले आया था। घर में लाकर उसने उसे सोफे पर बिठा दिया। बानो, आज से तुमने इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। ध्यान रहे कि एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना है। इनके खाने पीने से लेकर हर चीज का ख्याल तुम खुद रखोगी। जी जी साहब जी। लेकिन ये है कौन? ये मेरी रिश्तेदार है। शेर अली ने अपने घर की मुलाजमा को बुलाकर उसे मुनाहिल का ख्याल रखने के लिए कहा था। अभी ये कौन है? ये बानो है, आज से तुम्हारा ख्याल रखेगी, ठीक है? और तुम भी इसकी हर बात मानोगी। बानो, जैसा कहे बिल्कुल वैसा करना। लेकिन क्यों अभी? मेरा तो आप ख्याल रखेंगे ना, ये क्यों रखेगी? बानो इतनी बड़ी लिखी तो नहीं थी कि उसे हबी का मतलब समझ आता, तो उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए मुस्कुराती हुई वहां से भाग गई। शेर अली ने हैरत से जाता हुआ देखा था और नाहिल की तरफ मुतवजा हुआ। देखो प्रिंसेस, मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे काम पर जाना होगा, इसीलिए मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जब मैं घर पर नहीं होऊंगा तो बानो तुम्हारा ख्याल रखेगी, ठीक है ना? अच्छा ठीक है हबी, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। शेर अली ने बानो को आवाज दी थी। बानो, तुम इसे मेरे साथ वाले कमरे में ले जाओ, आज से ये वहीं रहेगी और तुम भी सारा वक्त इसके पास ही रहना। आपके साथ वाले कमरे में क्यों हबी? मैं आपके साथ आपके कमरे में रहूंगी ना। आप मुझे दूसरे कमरे में क्यों भेज रहे हैं? वो इसलिए प्रिंसेस कि अभी तुम ठीक नहीं हो, जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हें अपने कमरे में ले आऊंगा। नहीं, मुझे आपके कमरे में आपके साथ रहना है, मुझे इस बानों के साथ नहीं रहना। शेर अली तो उसकी जिद देखकर ही हैरान था। अब उसे कुछ कह भी नहीं सकता था, उसे अपने साथ अपने कमरे में रख भी नहीं सकता था।
हबी क्या सोच रहे हैं, चले ना, मुझे कमरे में जाना है, आप मुझे उठा कर ले जाओ। नाहिल की बात सुनकर बानो दोबारा से वहां शर्माती हुई वहां से भाग गई थी। शेर अली ने लफी में सर हिलाया कि उस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, और दोबारा से नाहिल को उठाकर वो अपने कमरे में ले आया। अब तुम सो जाओ, मुझे कोई जरूरी काम है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। कोई भी चीज चाहिए हो तो बानो को कह देना, वो तुम्हें दे देगी। हबी आप कब तक वापस आएंगे? जल्दी आ जाऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। जैसे तैसे शेर अली अपनी जान छुड़वाकर घर से बाहर निकला था। घर से बाहर निकलकर उसने लंबी सांस ली थी, और वो लड़की उसे अपना शौहर समझ रही थी, और वो चाहकर भी उसे ये नहीं बता सकता था कि उसका उससे कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। जल्दी जल्दी उसके घर वालों को ढूंढता ढूंढना था, तभी उसका कोई हल निकल सकता था। फराज, मुझे कल तक उस लड़की के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। ये कौन है, कहाँ से आई है? ऑफिस में आते ही शेर अली ने नाहिल की तस्वीर फराज के सामने रखी थी। सर, कल तक तो सारी इंफॉर्मेशन हासिल करना थोड़ा मुश्किल है, आप मुझे 2-3 दिन दे, मैं आपको सारी डिटेल्स निकाल दूंगा। ठीक है, लेकिन 2-3 दिन में मुझे उसके बारे में एक एक बात जाननी है। उसका ताल्लुक कहाँ से, उसका नाम, पता, रिश्तेदार, सब कुछ। जी सर, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, बस 2 दिन मुझे दे दे, मैं उसकी सारी डिटेल्स आपको दे दूंगा। गुड। शेर अली ने अपने मैनेजर को ये काम सौंप दिया था। वो जल्द अज जल्द उस लड़की के घर वालों को तलाश करना चाहता था, जो इसे अपना शौहर समझ रही थी। हबी, आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, मैंने खाना भी नहीं खाया। शेर अली ने उस लड़की को देखा था, और उसे लगा था जैसे उसका दिल रुक गया है। जिस तरह से वो क्यूट सा मुंह बनाकर उसे बता रही थी, शेर अली को उस पर ढेरों प्यार आया था, इसलिए वो बेड पर उसके पास बैठ गया। अच्छा, तो मेरी प्रिंसेस ने मुझे याद किया, और खाना क्यों नहीं खाया? मैंने कहा था ना कि खाना टाइम पर खाना है, उसके बाद अपनी मेडिसिन भी लेनी है। हाँ, लेकिन मैं आपके बगैर खाना नहीं खाती। पहले का तो मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन अब मैं आपके बगैर खाना नहीं खाऊंगी। शेर अली ने गहरा सांस लिया और बानो को खाना लाने के लिए कहा। बानो भी फौरन खाना लेकर कमरे में पहुंच गई थी। शेर अली ने खुद भी खाना खाया और अपनी प्रिंसेस को भी खाना खिलाया था। उस वक्त वो भूल गया था कि लड़की कोई अनजान है और उसका इससे कोई रिश्ता नहीं। खाना खिलाने के बाद उसने नाहिल को दवा दी थी। चलो, अब शाबाश, सोने के लिए लेट जा, बहुत देर हो गई है, ऐसे में मुझे नींद नहीं आएगी। शेर अली ने उसे बेड पर लिटाया था, और वो बाद दोबारा से उठकर बैठ गई थी। अब क्या हुआ प्रिंसेस, सोना नहीं है क्या? सोना है हबी, लेकिन इस तरह से नहीं। अच्छा, तो फिर कैसे सोना है? आप ही यहाँ पर मेरे पास लेटे मुझे हक करे ना, अब मुझे सुनाए। क्या? मैं? शेर अली को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या ही कहे। देखो प्रिंसेस, तुम्हें चोट लगी है ना, तो इसलिए मैं तुम्हें हक नहीं कर सकता। तुम ना खामोशी से सो जाओ, मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ। नहीं ना, ऐसे नहीं, चोट मेरे सर पर लगी है, आप मुझे हक क्यों नहीं कर सकते? आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, तो फिर आपने मुझे बचाया क्यों? मुझे मर जाने देते। शेर अली के देखते ही देखते वो लड़की रोने लगी थी, और उसे इस तरह से रोता देख शेर अली तो घबरा गया था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे चुप कैसे करवाए। आप आप मेरे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। एक तो मैंने सब कुछ भूल गई हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, और आप ही मेरी बात नहीं मानते। अच्छा अच्छा, ठीक है, रोना तो बंद करो। मैं भला अपनी प्रिंसेस की बात क्यों नहीं मानूंगा? मैं तो बस इसीलिए कह रहा था कि मेरी प्रिंसेस को चोट लगी है ना। शेर अली से साथ लगाया था। मिलान ने जोर से उसे हक किया और उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। शेर अली काफी देर उसके बालों में हाथ फेरता रहा। थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद सो गई थी। जब शेर ने उसको बेड पर लिटाकर उस पर चादर दी, उसके चेहरे को गौर से देखकर वो कमरे से बाहर निकल गया। यह लड़की उसके लिए इम्तिहान बन गई थी। वो उसे अपना शौहर समझती थी, लेकिन वो तो जानता था ना कि उसका शौहर नहीं। फिर कैसे वो उसके करीब जा सकता था? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे समझाऊं उसे कि मैं इसका शौहर नहीं हूँ, उसके लिए ना महरम हूँ। शेर अली के साथ वाले कमरे में जाकर वो लेट गया था, लेकिन नींद उसे कहाँ आने वाली थी। सुबह जिम के बाद वो वापस कमरे में आया था। नाहिल अभी तक सो रही थी। शेर अली बेड पर उसके करीब बैठकर उसे देखने लगा। नींद में तो वो और भी ज्यादा मासूम लगती थी। उसकी बातें और उसका उसे हबी कहना सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी।
गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, उठ जाओ, नाश्ता नहीं करना क्या? अभी आप उठ के? यस माय प्रिंसेस, चलो तुम भी जल्दी से उठ जाओ, फिर हम दोनों एक साथ नाश्ता करेंगे। मैं तो उठ गई। अभी अब आप चलिए नाश्ता कर ले, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ क्यों नहीं, चलो आ जाओ। ओहो, एक तो बात आप भी ना भी, आपको हर बात समझानी पड़ती है। आपने मुझे बताया था ना कि मैं सीढ़ियों से गिरी थी तो मुझे चोट लगी थी। अब अगर मैं फिर से गिर गई तो फिर आप मुझे उठाकर नहीं ले जाएंगे ना? शेरनी ने कुछ सोचते हुए हाँ में सर हिलाया और फौरन आगे बढ़कर नाहिल को अपने बाजू में उठा लिया। नाहिल ने उसकी गाल पर लप रख दिए थे। हबी, आप दुनिया की बेस्ट हबी हो। शेरली तो छोटी सी लड़की की इस हरकत पर ही हैरान परेशान उसे देखने लगा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था। शेर, तुमने मेरी कॉल। आरजू जो उस दिन के बाद आज शेर से मिलने के लिए उसके घर आई थी, मगर सामने का मंजर देख उसकी बात उसके मुंह में ही रह गई थी, क्योंकि सामने ही शेर अली की बाहों में कोई लड़की थी जो कभी उसके चेहरे पर हाथ रख रही थी तो कभी उसके बाजू पर हाथ रखकर मुस्कुरा रही थी। शेर, ये लड़की कौन है? और ये लड़की तुमने इसे क्यों उठाया हुआ है? आरजू, तुम इतनी सुबह और वो भी यहाँ? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है शेर, मैंने तुमसे पूछा है उस बात का जवाब, तो कौन है ये लड़की? शेर अली ने नाहिल को सोफे पर बिठा दिया था। नाहिल भी हैरत से कभी शेर को तो कभी आरजू को देख रही थी, जो आमने सामने खड़े थे। मैं तुम्हें अपनी किसी भी मामलात का जवाबता नहीं हूँ। क्यों नहीं हो? मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे, तुम मुझे जवाब दे दोगे शेर? आरजू ने गुस्से से शेर अली की शर्ट को पकड़ा था। अभी कौन है ये लड़की और ये आपको टच क्यों कर रही है? इसको बोले आपसे दूर रहे, आप सिर्फ मेरे हबी है। आरजी को शेर अली के करीब देखकर नाहिल फौरन से बोली थी और उसके मुंह से हबी लफ्ज सुनकर आरजू के सर पर जैसे इस घर की छत गिर गई थी। क्या कहा इसने अभी? क्या कहा इस लड़की ने? तुम्हें हबी क्यों कह रही है ये शेर? मुझे सच सच बताओ कौन है ये? तुमने सुना नहीं, वो मुझे हबी कह रही है, तो इसका मतलब है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ, और अगर मैं उसका हस्बैंड हूँ तो वो मेरी क्या लगी? शेर अली ने भी दोनों बाजू सीने पर बांधकर बड़ी तसल्ली से आरजू के जवाब दिया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम कैसे मेरे अलावा किसी और लड़की से शादी कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकता? मैंने कभी तुमसे शादी का वादा किया था? तुमसे कोई मोहब्बत के दावे किए थे? नहीं ना, तो फिर मैं जिससे चाहूं शादी करूं। तुम कौन होती हो पूछने वाली? और तुमने ये ठीक नहीं किया शेर अली मेरे साथ। इस लड़की के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया, मुझ पर इस लड़की को तुमने अहमियत दी। मैं इसे भी तुम्हारी जिंदगी में रहने नहीं दूंगी, देख लूंगी मैं इसको। मैं, आरजू गुस्से से होती हुई कहती हुई पागल होती शेर अली को धमकी देकर वहां से जा चुकी थी। अभी ये लड़की कौन थी और ये आपके साथ क्यों लड़ाई कर रही थी? कुछ नहीं माय लिटिल प्रिंसेस, तुम छोड़ो उसको, ये पागल लड़की है, ऐसे ही किसी के घर में घुस जाती है, तुम उसकी टेंशन न लो। चलो हम नाश्ता करते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। नायल को नाश्ता करवाकर उसे अपने कमरे में छोड़ गया था और बानू को उसका ख्याल रखने का कहा था और खुद वो ऑफिस चला गया। हाँ फराज, बोलो क्या खबर है? सर, उस लड़की के बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है। उस लड़की का नाम मनाहिल है और इसका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है। वालदैन तो बचपन से ही इंतकाल हो गया है। वो अपने ताया ताई के साथ रहती थी। ताई हद से ज्यादा जालिम खतून थी, हर वक्त बेचारी पर जुल्म करती थी और फिर आखिर में उसने जुल्म की इंतहा कर दी और अपने भाई के साथ मिलकर चंद पैसों के लिए एक अमीर आदमी के साथ उस मासूम लड़की का सौदा कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो लड़की एक रात पहले ही अपना घर छोड़कर कहीं चली गई थी। शायद उसे अपनी ताई और उसके भाई के इरादों का इल्म हो गया था, इसलिए एक रात पहले ही वो घर से चली गई। कहाँ गई किसी को मालूम नहीं। सारी कहानी सुनकर शेर की आंखें सुर्ख हो गई थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपना गुस्सा जब्त किया। उसका बस नहीं चल रहा था कि उस औरत को जाकर अपने हाथों से कत्ल कर दे, जिसने उस मासूम सी लड़की के साथ इतने जुल्म किए थे। यही वजह थी कि वो अपने घर से भाग रही थी और उसकी गाड़ी से टकरा गई थी। सर, आप उसके बारे में क्यों पता करवा रहे हैं? क्या आप उसे जानते हैं? शेर अली नायर के बारे में सोच रहा था। उसका मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वो उन्हीं सोचों में था जब फराज की आवाज उसे होश की दुनिया में वापस लाई। हाँ, नहीं, मैं नहीं जानता।
बस एक दोस्त ने पता करवाने के लिए कहा था, बस इसीलिए। तुम छोड़ो ये सब। ऐसा करो, आज की मीटिंग कैंसिल कर दो, मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है, बाकी सब बाद में देखेंगे। जी सर। फ्राज के जाते ही उसने भी अपनी गाड़ी की चाबी उठाई थी और अपने ऑफिस से बाहर निकला है। गाड़ी में बैठते हुए उसने असद को फोन किया था। यह आज सूरज कहाँ से निकला है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? या फिर मेरी तबीयत खराब है? या आज तुमने मुझे फोन कैसे कर लिया? बकवास बंद करो, हर वक्त मजाक नहीं होता। मेरी बात ध्यान से सुनो। थोड़ी देर में मौलवी और एक दो गवाह लेकर मेरे घर पहुंचो। क्या? क्या कहा तुमने? मौलवी को लेकर तुम्हारे घर आऊं? क्या तुम निकाह कर रहे हो? वो भी अचानक, लेकिन किससे? कहीं आरजू से? असद, मेरा दिमाग खराब है कि मैं उस आरजू से निकाह करूं? तुमसे जितना कहा है ना उतना करो, बाकी बातें घर पहुंच कर होंगी। इतना कहकर उसने फोन काट दिया था। उसका इरादा मार्केट जाकर नाहिल के लिए शॉपिंग करने का था। उसने सोच लिया था कि वो प्यारी सी लड़की की अपनी जिंदगी में शामिल कर लेगा और कि उसको मुजरिमों को उसके इंजाम तक पहुंचाएगा। वो जिसे जाने अनजाने में हबी कहती थी, अब वो वाकई में उसका हबी बनने जा रहा था। शिरली शॉपिंग करने आए तो वो बेहद खुश था। वो अपने इस फैसले पर मुतमईन था। सारा सामान नाहिल के कमरे में रखा चुका था और मुलाजमा को उसे जल्दी से तैयार होने का कैद कर खुद भी चेंज करने चल दिया था। असद तो क्या मौलवी तक का फतवा डिस्कस कर रहा था जो अब तक नहीं पहुंचा था। वो कॉल पर असद को सुना रहा था। ओए, वो मौलवी बड़ी मुश्किल से माना है, बेचारे को बुरी तरह डरा कर ला रहा हूं, कोई फजूल बात ना करना। असद ने उसे सूरत हाल से आगाह किया। चल जल्दी, तेरी भाभी से ऑफिशियली शेर अली बनकर मिलने का वक्त हो चुका है। शेर मसरूरियत से कहता हुआ फोन जेब पे रखता बाहर आया। जब दरवाजे की बेल हुई, उसने जो ही दरवाजा खोला, सामने को देर उम्र दाढ़ी वाले मौलवी साहब और एक बतीसी दिखाते असद को पाया। शेर अली नफी में सर हिला के रह गया। वो बस उसे तंग कर रहा था जानबूझकर। अब हटो भी, यही निकाह पढ़वाओगे क्या? असद ने उसे रास्ते में ही खड़ा देखकर कहा था। शेर अली फौरन साइड हुआ। असद मौलवी साहब को काउच पर बिठाते खुद भी उनके सामने आ बैठा। शेर अली ने नाहिल के रूम का दरवाजा नॉक किया। मन, आ जाओ, निकाह ख्वाह आ गए हैं। उसने नरमी से इत्तला दी थी। उसके अंदाज में बेकरारी थी कि तभी वो परी पैकर सुर्ख जोड़े में बड़ा सा घूंघट लिए उसके सामने आन खड़ी हुई थी। नाहिल का ही फैसला था कि अपने महरम के अलावा किसी के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। कुछ ही लम्हे में मुनाहिल शेर अली बन चुकी थी। शेर अली ने भी सुकून का सांस लिया, मानो दिल से एक बोझ सा सरक गया हो। एक तमानत थी जो पूरे वजूद में महसूस हुई थी। असद उसे मुबारकबाद देता मौलवी साहब को लिए जा चुका था। अब वहां सिर्फ मुनाहिल और शेर अली थे और गहरी खामोशी। उन सब के जाते ही मुनाहिल घबराहट का शिकार हुई। उन एहसासात को कभी महसूस नहीं किया था। दिल तेजी से धड़का था। शेर ने बड़ी मोहब्बत से उसे कंधे से लगाते उसके तमाम खौफ को खुद में समेट लिया था और वो बिला झिझक अपनी बीवी का हर काम कर रहा था। मनाहिल उसकी मोहब्बत में सरशार थी। वो किसी मासूम बच्चे की तरह मनाहिल का ख्याल रखने लगा था। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना शेर अली के लिए जरूरी हो चुका था। जरा सी देर और वो लड़की ना दिखे, वो दीवाना सा हो जाता था। प्यार होना होता था, यही वजह थी कि मनाहिल दिन ब दिन निखरती ही जा रही थी। पर अब भी अक्सर उसके सर में दर्द रहने लगा था, वो भी इतना शदीद जिसमें उभरने वाले अक्स को मनाहिल समझ नहीं आते थे। शायद कोई गुजरी यादें जो इसे तकलीफ से दो चार करती थी। शेर अली मुसलसल उसका इलाज करवा रहा था, पर कुछ धुंधली तस्वीरें जहन में आने लगी थी। मनाहिल भी अपनी कैफियत से परेशान थी। शेर अली पहले से ज्यादा अब उसका ख्याल रखने लगा था। डॉक्टर के मुताबिक वो सिर्फ एक ही तरीके से ठीक हो सकती और वो था केयर, उसे मसरूफ रखना, खुशियां फराहम करना। शेर अली भी ऑफिस जाना भी कम कर चुका था। उसे यही डर था कि नाहिल की याददाश्त वापस आ जाएगी तो न जाने वो कैसा रिएक्ट करेगी। यही सोचकर वो बहुत एहतियात बरतने लगा था। इन दोनों की जिंदगी एक दूसरे की संगत में बेहतरीन होती जा रही थी, पर अभी इम्तिहान बाकी थे। शेर अली ऑफिस किसी फॉरेन डेलीगेशन से मिलने गया था। नाहिल घर में अकेली खड़ी किचन में अपनी हबी के लिए कोई न्यू डिश ट्राई कर रही थी। वो चाहती थी कि जिस तरह शेर अली उसका ख्याल करता है, उसके सारे काम करता है, वैसे ही वो खुद भी उसे स्पेशल फील कराए और केक पर डेकोरेशन कर रही थी। जब डोर बेल बजी, लाल के चेहरे पर दिल फ्री मुस्कुराहट ने अहाता किया। उसे लगा उसकी हबी आ गया है। वो दौड़ कर दरवाजे तक पहुंची। सेकंड की भी देरी किए बिना
अनलॉक करती खुशी से बोलने लगी, आ गया? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। इतनी? वो अभी मुकम्मल करती बात जब सामने खड़ी किसी लड़की पर नजर पड़ते हुए चुप हुई। आरज़ू उसके सामने खड़ी तेज नजरों से ऊपर से नीचे तक उस छोटी सी लड़की का जायजा ले रही थी। ओह, तो तुम हो वो हसीना। सॉरी, कम सन हसीना, लेकिन अपनी सो कॉल्ड मोहब्बत की जाल में मेरे शेर को फंसाया। पर मुझे हंसी आती है तुम्हारी किस्मत पर। तुम जैसी मासूम चिड़िया के हाथ कैसे लग गए? वैसे उसे आदत है लोगों को बेवकूफ बनाने की। जानती हो, वो तुम्हें किसी मोहब्बत के लिए नहीं रख रहा साथ, बल्कि अपनी गिल्ट को कम करने के लिए रख रहा है। सब क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारे अपने तुमसे दूर हुए, तुम्हारी याददाश्त चली गई। कितने मजे से अपने दुश्मन के साथ रह रही हो तुम। हैरत है तुम पर। वो मजे से कहती मिनाहिल को पत्थर का बुत बना चुकी थी। उसका दिमाग बुरी तरह दर्द करने लगा। आरजू की बातें नहीं थी, क्यामत थी जिस पर टूट पड़ी थी। शेर अली के साथ गुजारा हर लम्हा उसकी आंखों में समाने लगा। वो रोते हुए आंखें मीच गई। अब मंजर बदला था। कुछ अपना घर, वो औरत, उसकी इल्तिजाएं, वो सब सुन पा रही थी। खौफ से जिस्म सुन पड़ गया था। जैसे जैसे उसे सब कुछ याद आ रहा था, दिमाग में धमाके शुरू हो रहे थे और कानों पर वो हाथ रखी थी। नहीं, प्लीज चुप कर जाओ, सब मत बोलो ये। वो चीखी थी और उसकी हालत देखकर आरजू भी परेशान हो गई। आगे कहीं भूले से भी शेर को पता चल गया कि उसकी बीवी की तकलीफ की वजह आरजू है, तो खत्म करने में उसे 1 मिनट न लगा था। यही सोचकर वो वहां से दौड़ लगा चुकी थी। शेर को अच्छे से जानने की वजह से अपनी जान पर रिस्क नहीं ले सकती थी। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर उस मासूम लड़की को नहीं देखा था जो तकलीफ से दोहरी होती अपने हवास खो चुकी थी। रात तकरीबन 8 बजे का वक्त था जब वो घर आया। वो मसरूर सा चाल चलता अंदर आया और सामने का मंजर देख उसकी रूह खींचने के लिए काफी थी। उसकी जाने अजीज बीवी फर्श पर बेहोश पड़ी थी। चेहरे पर आंसुओं के मीठे मीठे निशान थे जो गवाह थे कि वो किस तकलीफ से गुजरी है। शेर का दिल अनजाने खदशात से धड़का कि उसे सब कुछ याद तो नहीं आ गया। वो डर सा गया था, पर यह वक्त अपने लिए सोचने का नहीं था, उसे होश में लाने का था। मन, मेरी जिंदगी आंखें खोलो, मेरी जान बताओ मुझे। मन उठो, मेरा दिल बंद हो जाएगा। वो मजबूत मर्द आंखों में आंसू लिए टूटे लफ्जों में बोल रहा था। वो जल्दी से दौड़कर ग्लास में पानी लाते हुए छींटे उसके चेहरे पर डालने लगा। मिनाहिल ने खसमसा कर आंखें खोली तो अपने आप को अपने सितमगर की हिसार में पाया, जो बेचैन नजरों से उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मन, तुम ठीक हो ना? शेर ने उसका चेहरा हाथों में लिए भरते हुए पूछा था। आपकी इतने बड़े धोखे के बाद भी जिंदा हूं, क्या ये काफी नहीं जो आप मेरी खैरियत पूछ रहे हैं? याददाश्त मेरी गई थी, आपकी नहीं। आपने इतना बड़ा जुल्म किया मुझ पर, अनजान बढ़कर न जाने कितने वक्त आपके साथ रही। तभी तो आप मुझे अपने पास नहीं आने देते थे, क्योंकि आपके दिल का चोर सामने आने लगा था। मुझसे निकाह भी अपनी शर्मिंदगी कम करने के लिए किया तुमने। वो रोते हुए बोली थी। शेर अली की नजरें बस मुनाहिल पर टिकी हुई थी। कैसे वो उसकी मोहब्बत, उसकी खुलूस को एक धोखे का नाम दे सकती थी? इतना सब कुछ होने के बावजूद वो किस तरह से उससे दूर ना हुआ था, बल्कि उसे अपनी बीवी होने का दर्जा दिया था। ऐसा नहीं था कि शेर अली नहीं चाहता था कि उसकी याददाश्त वापस आए, बस उसे खुद से दूर जाने से डरता था। मर्द अपनी मोहब्बत में कितना गहरा होता है ये शेर अली को देखकर महसूस किया जा सकता था, जिसने बिना किसी कर्ज की उस लड़की की मदद की, उसने अपने घर में रखा, और जब उसे लगा कि वो मजीद इस फर्जी ताल्लुक को बरकरार नहीं रख सकता, उसकी इज्जत के ख्याल से वो फौरन उससे निकाह कर चुका था, बिना किसी बात को सोचे, बिना अपना स्टेटस की परवाह किए। वो नाहिल को अपना बना चुका था। नाहिल, तुम इतनी आसानी से मेरी मोहब्बत को, मेरे खुलूस को नहीं ठुकरा सकती। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। तुम्हारी याददाश्त ना आना सरासर खुदा की मर्जी थी। शायद वो भी नहीं चाहता था कि तुम अपने बुरे वक्त को याद रखो। हाँ, एक गलती मुझसे हुई कि मैंने तुमसे तुम्हारे बारे में हकीकत छुपाई, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर मजीद तुम्हारे जहन पर जोर डाला गया तो दिमाग की कोई नस डैमेज हो सकती है। मैं तुम्हें खोने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। इसी वजह से मैंने तुम्हें हर बात से अनजान रखा। मगर मेरी जान, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुमसे दूर नहीं रह सकता। प्लीज मेरी बात को समझो, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। वो उसके हाथ थामते हुए तफसीलन समझा रहा था। नाहिल बिना कोई जवाब दिए उठ खड़ी हुई और अपने रूम में जाकर बंद हो गई। पीछे शेर अली हमेशा की तरह अकेला रह गया। उसे लग रहा था जैसे वक्त
रेत की मानित उसके हाथों से फिसलता जा रहा है। उसने कब सोचा था कि घर आएगा तो ये सब उसका इंतजार कर रहा होगा। वो उठकर किचन में आ गया था कि नाहिर के लिए कुछ खाने को ले जा सके। पर जैसे ही नजर ट्रे में सजे केक पर पड़ी, दिल में होक सी उठी थी। यानी वो लड़की उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी, पर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वक्त ने एक बार फिर पलटी खाई और राहिल को अपने माजी में ले गया था, जहां एक दर्दनाक यादें उसे सांप की तरह डसने लगी थी। वो कमरे में बैठी अपनी बेबसी पर पूट पूट कर रोती। उसे सब याद आ चुका था, उसकी ताई की बेरहमी, उसका सौदा करना, उसका भागना, उसकी तकलीफ, सब कुछ नाहिल एक फिल्म की तरह सब देख रही थी। सारे जख्म फिर से हरे हो गए थे, पर ना जाने क्यों वो अपना सारा गुस्सा, तकलीफ, जुनून शेर अली पर उतार रही थी, जैसे उसकी वजह ही सब कुछ वो हो, जबकि ये सब तो किस्मत का लिखा था। उसने शेर अली की दस्तरस में आना था। शेर अली खाने की ट्रे उठाकर कमरे में आया था, तो वो अब भी यूं ही घुटनों में सर दिए, गिर्द बाजू लपेटे रोने में मसरूफ थी। मन, मेरी जान, तुम्हें जितना नाराज होना है मुझसे हो लो, मगर खाने से क्या नाराजगी है? देखो, तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। शेर अली नरमी से उसके पास बैठते हुए बोला था, जबकि खाने की ट्रे दोनों के दरमियान मौजूद थी। नाहिल ने एक नजर उठाकर उस खूबरू मर्द को देखा था, जो उसके आगे पलके तक बिछाने को तैयार था। मुझे नहीं खाना कुछ भी। आपको समझ क्यों नहीं आती? अकेला छोड़ दे मुझे। जितना मैं सह चुकी है ना, काफी है। तुझे सब कुछ एक्सेप्ट करने में वक्त लगेगा। शेर अली, प्लीज समझे मेरी कंडीशन को। वो चीख कर बोली, जब शेर अली तो उसके मुंह पर पहली बार अपना नाम सुनकर साकित हो चुका था। आज तक वो लड़की से अपना हबी कहती आई थी, पर उसके मुंह से अपना नाम शेर अली को जरा अच्छा न लगा। एक अजनबियत की दीवार थी जो दोनों के दरमियान हायल हो चुकी थी, जिसे पार करने की शेर अली बार कोशिश कर चुका था, पर मनाहिर थी कि किसी भी तरह राजी होने को तैयार ही नहीं थी। शेर अली ने भी अपनी जद्दोजहद जारी रखी थी। वो रोज रात को नाहिल के पास बैठकर उसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश करता था, अपनी तरफ का हर पहलू समझाता, अपनी मोहब्बत से उसके तमाम दर्द चुनने की भरपूर कोशिश कर रहा था। पर मनाहिल का दिल शायद मोम होने में वक्त लगने वाला था। ये सोचकर शेर अली से मजीद मोहब्बत देने लगा। शेर अली भी फ्रेश होकर बाहर आया ही था जब गुमसुम सी मनाहिल को देखकर उसके पास आ बैठा। इन दिनों मुसलसल मनाहिल को वक्त दे रहा था, जिसकी वजह से वो ऑफिस का तमाम काम बुरी तरह डिस्टर्ब कर चुका था। पर शेर अली के लिए अपनी बीवी से ज्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता था, इसलिए वो अपना काम स्किप किए अपनी बीवी की दिलजोई में लगा हुआ था। वो मनाहिल को अकेला छोड़ने की गलती दोबारा नहीं करना चाहता था। वो एक बार जो मंजर उसकी आंखों में समा गया, वो दोबारा कभी भी नहीं दोहराना चाहता था। नाइल उसकी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की नहीं थी, पर शेर के लिए नाइल उसकी जिंदगी की वो आखिरी लड़की थी जिसे वो अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहने लगा था। इतना कि उसकी आंख में एक आंसू भी उसे बर्दाश्त नहीं था। शेर का मूवी देखने का प्लान था। वो चाहता था कि किसी बहाने तो नाहिल उसके करीब आए, उसे पहले की तरह पुकारे। वो मूवी लगाकर रिमोट साइड पर रखता, मजे से पॉपकॉर्न खाने लगा और नाहिल के तासरात भी जांच रहा था, जो हॉरर मूवी देखते हुए डर से अपने आप में सिमट रही थी। बीवी, क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो आ जाओ, मेरे कंधे पर सर रख सकती हो। हक है तुम्हारा। वो शरारतन गोया हुआ था, जबकि मनाहिल ने खूंखार नजरों से उसकी तरफ देखा था। जी नहीं, अब मैं इतनी भी काकी नहीं कि जरा सी हॉरर मूवी देखने से डर जाऊंगी। आप अपने बहाने अपने पास रखें, और खबरदार जो मेरे पास भी आए तो। वो आंखें छोटी किए उसे घूरते हुए बोली थी, जबकि उसका जवाब सुनकर शेर अली हंस दिया था। अब उसे लग रहा था कि शेर अली की बीवी हो। चलो मान लेते हैं, तुम्हें डर नहीं लगता, पर एक शर्त पर। तुम्हें ये पूरी मूवी मेरे साथ देखनी होगी। शेर अली ने उसे टीज किया था। जी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है ऐसी चुड़ैलें देखने का। आप खुद ही देखें, वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। अपने डर पर काबू पाते वो कंबल सर तक तान गई थी। उसकी हरकत पर शेर अली दिल खोल कर हंस दिया था। ये लड़की पूरी पटाखा थी। अब उसे बिलाहिल को मनाना आसान लग रहा था। वो चाहता था कि धीरे धीरे वो अपने खौल से बाहर निकले और उसकी मोहब्बत को पहचाने। यही वो कर रहा था। इस बात को 2 हफ्ते गुजर चुके थे। शेर अली उसे फिर से अपनी प्रिंसेस बनाने में कामयाब हो चुका था। उसकी पिछली जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वो याद रखती। शेर अली के तमाम अल्फाज, उसकी बातें, उसका सहर बिलाहिल के लिए मरहम साबित हुए थे।
वो दोनों बेहद खुश और मुतमईन नजर आ रहे थे। पर कुछ था जो अब भी नामुकम्मल था, जिसके लिए शेर बेहद बेचैन था। वो किसी कॉल का इंतजार कर रहा था। मुनाहिल उसकी बेकरारी नोट कर रही थी। थक हार कर पूछ बैठी, शेर क्या बात है, आप किसी के फोन का वेट कर रहे हैं क्या? उसे कंधे पर हाथ रखे पूछा था। बिल्कुल प्रिंसेस, मैं इंस्पेक्टर के कॉल का वेट कर रहा हूँ। तुम्हारी ताई अरेस्ट हो चुकी है। मैं उनसे तमाम मालूमात लेने के लिए वेट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो अपने किए की सजा भुगते। उन्हें पता चले कि तुम कोई यतीम लावारिस नहीं हो, बल्कि तुम्हारा सब कुछ शेर अली है, जो तुम्हारी हर तकलीफ का पता लेना चाहता है। शेर उसे अपने हिसार में लिए दंग कर गया था। क्या कुछ उस शख्स की नजरों से ओझल भी था? उसकी खुशी की खातिर वो अपनी अना खुददारी सब भूल गया था, और यहाँ उसे अपनी तकलीफों का जिम्मेदार ठहरा रही थी। दूसरी तरफ शेर अली उसकी हर तकलीफ का बदला सबसे सूद समेत ले चुका था। ताई अरेस्ट हो चुकी थी। पुलिस ने उनकी अच्छी खासी खातिरदारी की थी, उन्हें ये बताने के लिए कि यतीमों की हक तलफी कोई मुआफी नहीं है। मुनाहिल के दिल में शेर अली की इज्जत मजीद बढ़ गई थी। वो शख्स उसे पूरी चाहतों के साथ कबूल था। उसकी संगत में वो खिलते हुए फूल की मालिक निखरती जा रही थी। मुनाहिल ने सब्र किया था, और खुदा ने उसे बेहतरीन अजर शेर अली की सूरत में दिया था।